रहने का व्यवस्था था। 14 बाई 14 का एक घर, मकान, रूम, जो बोलना है बोल लीजिए, रूम था। और सर सिविल इंजीनियर थे ना, तो थोड़ा सा दिमाग था सर के पास, तो उसी एक रूम को उन्होंने पार्टीशन दे के बांट दिया था। जैसे वो गैस चूल्हा रखने के लिए स्लैब बनाते हैं ना, तो वैसे स्लैब बना के हमारा बेड बनाया गया था। तो उसी में सर ने 4 छोटे छोटे वो डिपार्टमेंट बांट दिए थे। कुछ लोग उसके ऊपर सोते थे, कुछ लोग उसके नीचे सोते थे। हाइट उसकी कुछ ऐसी थी कि मैं तो उसके ऊपर जा भी नहीं पाती थी, तो मुझे टेबल लगाना पड़ता था, क्योंकि ऊपर वाले ने हाइट भी कमाल का दिया था। क्यों ये हालात थी? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक कल्चर चलता है कि घर में कमाने वाला एक होता है और खाने वाले 6-7 होते हैं। ऐसा नहीं था कि सर की एजुकेशन कोई खराब थी, ऐसा भी नहीं था कि जॉब भी खराब था, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। देखो, ऊपर वाला जब हमें बनाया तो उसने काम करने के लिए 2 हाथ दिए, 2 दिए ना, और खाने के लिए 1 मुंह दिया। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करते हैं? खाने के लिए 6-7 मुंह हो जाता है और काम करने के लिए 2 ही हाथ होते हैं। स्थिति तो बदलेगी। वही सिचुएशन थी हमारे घर की। मतलब उसी एक रूम में नहाना, उसी में बनाना, उसी में खाना, उसी में सोना, सब कुछ उसी एक रूम में करना पड़ता था। और सबसे मजे की बात ये थी कि जिस चौल में हम लोग रहते थे, उस चौल का सबसे बड़ा घर मेरा था। तो बाकियों का कैसा होगा? तो जब मैं ये सोचती थी कि लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, तो अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखती थी तो लगता था सबसे तो बड़े ही, सब अच्छा ही है। जब मैं सोचती थी कि कंप्रोमाइज भरे जीवन को नहीं जीना है, क्योंकि अगर मैं अपने घर के बजट की बात करूं, 7 आदमी का परिवार था हमारा उसी एक रूम में, सास ससुर देवर, हम 2 न्यूली मैरिज कपल, सब उसी में रहते थे हम लोग। और हमारे घर की जो मंथली बजट थी ना, 1 लीटर तेल में हमें महीने का चलाना होता था। अगर महीना खत्म होने से पहले खत्म हो गया तो सासू माँ की ताना और ससुर जी की बातें दोनों सुननी पड़ती थी। बड़े घर से आई है, संभालने नहीं आता है। कारण क्या था? अभी तो देखो, अभी भी कम हो गया है तेल का खर्चा, लेकिन आज के समय में हेल्थ कॉन्शियस है, आज स्वास्थ्य के लिए सोचते हैं। उस समय बजट कॉन्शियस थे, पैसे कैसे बचाने हैं, एक एक चीज पे कंप्रोमाइज करना पड़ता था। फल वल के नाम पे हमारे घर में सबसे ज्यादा जो आता था ना, वो आम आता था। बाकी फल जल्दी आता नहीं था, और वो भी 2 पीस आता था, उसको सासू माँ निचोड़ती थी, उसमें 1 गिलास पानी मिलाती थी, 1 चम्मच चीनी मिलाती थी, और छोटे छोटे कटोरे में सबको बांट देती थी। और हमारा टारगेट होता था कि आज रात का डिनर इसी के साथ कर लेना है, ताकि सब्जी का खर्चा बच जाए। ऐसे कंप्रोमाइज भरे लाइफ में जी रही थी। मजे की बात यह है कि उसमें लग रहा था कि सब बढ़िया है, अच्छा ही तो है, ऐसे ही तो लोग जीते हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ना सिखाया ही यही जाता है, कदम कदम पे कंप्रोमाइज करो, जो है जैसा है उसमें जीना सीख जाओ। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो कामयाब बनेगा। स्कूलों में क्या पढ़ाते हैं? तेती पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। मतलब चादर आपका छोटा है, पैर मोड़ के सो जाओ, चादर बढ़ा सकते हो, ये बात कहने की लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती है। हम लोग भी उसी कल्चर थे। हमारे हिंदुस्तान में एक कल्चर बहुत चलता है, पंडित जी रात भर जब शादी कराते हैं बहुत सारे मंत्र पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। आप लोगों को किसी को याद है क्या? किसी को याद नहीं, क्योंकि पल्ले को जल्दी पड़ता नहीं है। लेकिन जब विदाई होने लगती है ना, तो मम्मी एक बार धीरे से आकर के कान में कह देती है कि बेटा आज से जो है जैसा है तुम्हारा है, और दोनों परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है। और हम महिलाएं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए किसी भी हद तक तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाती हैं, होते हैं ना। तो मैं भी जब भी कभी सोचना चाहती थी कि जीवन में कुछ बदलना है, तो मुझे लगता था कि सब बढ़िया है, ऐसे ही तो चलता है, ऐसे ही कंप्रोमाइज भरे जीवन तो लोग चलते हैं। दिक्कत क्या है? कमाने वाला पति है, रहने को छत है, और क्या चाहिए? हाँ, ये जरूर बात थी कि अगर एक साड़ी खरीदना हो तो 7-8 महीने तक प्लानिंग करनी पड़ती थी, थोड़े थोड़े पैसे जमा करने पड़ते थे। दुर्गा पूजा का बोनस मिलेगा तो साड़ी खरीदाएगा, सासू माँ के लिए छठ में खरीदेंगे, ननद के लिए रक्षाबंधन में खरीदेंगे, क्योंकि ये औकात नहीं थी कि जब जो चाहे वो खरीद सकते थे। फिर भी लग रहा था
सब बढ़िया है। मैं बस बात कर रही हूँ ना बदलाव की, बदलना कहाँ है। लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब मेरी बड़ी वाली बेटी मेरी जीवन में आई। घर की पहली बच्ची थी, बहुत एक्साइटेड थे हम लोग और बड़े प्यार से उसका परवरिश कर रहे थे जितनी औकात थी उतने में। हमें लग रहा था हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक घटना मेरे साथ हुई। मैं एक दिन एक कपड़े के दुकान पे एक ड्रेस, एक फ्रॉक मुझे पसंद आया, बहुत इच्छा थी लेने की। मैंने सोचा कि इसे लूंगी बेटी के लिए। सर को मैंने बोला, ऊपर वाले ने मुझे बहुत प्यारा पति दिया, कभी मना नहीं करते। और ये पति लोग प्यारे होते ही हैं, मना कभी नहीं करते हैं, मना भी नहीं करते और दिलाते भी नहीं है। बिल्कुल सही बोला सर। एक और जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए होना चाहिए, एक्सपीरियंस हो चुकी है ना। तो सर ने मुझे मना नहीं किया, बोले ठीक है चलो चल के ले लेंगे। और जब हम लोग दुकान पे पहुंचे तो मेरी नजर थी फ्रॉक पे और सर की नजर थी प्राइस टैग पे। उस फ्रॉक की कीमत थी उस वक्त 500 रुपए। सर ने जैसे ही प्राइस टैग देखा, सर देख करके बोले कि ये जो कपड़ा है ना बच्ची को कंफर्टेबल नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा इसमें, बच्ची को पहन नहीं पाएगी, अभी छोटी सी है ना, कुछ और देखते हैं। अच्छा, तो महिलाएं जो है ना समझ जाती हैं, है ना, बताती नहीं है लेकिन समझ जाती हैं। तो मेरे भी समझ में आ गया कि बंदे के जेब में पैसा नहीं है। तो मैंने बोला कि हाँ सर, मेरी समझ थोड़ी कम है, हो सकता है मुझे समझने में भूल हुई, आप पसंद कर लो। तो सर ने एक कपड़ा पसंद किया जिसकी कीमत थी 100 रुपए। सर ने बोला ये बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी बोला यस ओके ले लीजिए। लेकिन उस दिन मैंने अपने आप से सवाल किया कि जिस बेटी को मैं मेरे पसंद का कपड़ा तक नहीं पहना सकती हूँ, उस बेटी का जीवन क्या बनाऊंगी? और अगर एक बेहतर जीवन नहीं दे सकती हूँ तो उस बच्चे को जन्म देने का मेरा क्या अधिकार? और उस दिन मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया। मैंने खुद से ये कमिटमेंट किया कि जो जीवन मैं जी रही हूँ मेरी बच्ची नहीं जिएगी। और ये सवाल ना मैं हिंदुस्तान की हर माँ से करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ पे जो महिलाएं हैं ना बड़ी आराम से बच जाती हैं। पति जो कमा के ला के देगा उसी में चला लेंगे। हमें क्या करना है? हमें तो यही सिखाया गया है, कंप्रोमाइज करके जियो।